गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए भाग ब के टॉपिक कृत्रिम गर्भाधान का क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही में हम इसके प्रैक्टिस सेट को भी हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा देखिए। कृत्रिम रूप से वीर्य एकत्र करके, देखिए जो भी कोई वांछनीय गुणों वाले जो नर पशु होते हैं उनका वीर्य एकत्र करके मध्यकाल में मादा के प्रजनन अंग, जो मादा के प्रजनन अंग होते हैं जैसे कि गर्भाशय या ग्रीवा में यंत्रों की सहायता से वीर्य को डालना ही कहलाता है कृत्रिम गर्भाधान। और ये जो यंत्र होता है ये यंत्र होता है हमारा एआई गन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पे किया गया और किस पशु में किया गया। तो देखिए सबसे पहले ये परीक्षण है कृत्रिम गर्भाधान का, वो कुतिया में किया गया था 1780 में। और जो वैज्ञानिक है उनका नाम है एक्ट लेजारो स्पेलेंजानी और ये किया गया था इटली में। चलिए इसके बाद में बात करेंगे हम भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब और किस पशु में किया गया था। तो ये किया गया था गाय में किया गया था 1939 में किया गया था और इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर संपत कुमार। और ये डेयरी फार्म मैसूर यानी कि कर्नाटक में किया गया था। यदि यहाँ पर ये जो गाय की नस्ल पूछे तो एक जो विदेशी गाय की नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजन, उसके नर पशु का वीर्य को एकत्रित करके गायों को गर्भित किया गया था कृत्रिम रूप से। चलिए इसके बाद कुछ इसके फैक्ट्स देखते हैं। 1943 ईस्वी में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दुनिया का पहला भैंस बछड़ा इलाहाबाद कृषि संस्थान में पैदा हुआ। कृत्रिम गर्भाधान को पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में नस्ल सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1952 में अपनाया गया। देखिए ये तो यहाँ पर परीक्षण चल रहे थे कि सबसे पहले विश्व में कहाँ हुआ, भारत में कहाँ हुआ, लेकिन इसके बाद में इस कृत्रिम गर्भाधान को हमारे भारत देश में अपनाया गया और वो अपनाया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक। और इसे अपनाया गया था एग्जैक्ट जो इसकी वर्ष है वो है 1952 में। अब हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के चरणों की कि सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए क्या किया जाता है, इसकी कितनी स्टेज हैं और कितनी स्टेज में इसको कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली स्टेज है इसकी वो है हमारा वीर्य का एकत्रण, यानी कि सबसे पहले जो भी वांछनीय गुणों वाले जो नर सांड होते हैं उनका हम वीर्य को एकत्रण करेंगे, तभी हमारा जो उद्देश्य है नस्ल सुधार का वो पूरा हो सकेगा। इसलिए हमें अच्छे गुणों वाले नर पशुओं को ही लेना होगा। इसके बाद में उनके वीर्य को एकत्रित करने के लिए हमें एक कृत्रिम योनि की आवश्यकता पड़ेगी और इस कृत्रिम योनि का जो तापमान होता है वो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अलग अलग पशुओं के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, लेकिन जो इसका जो सामान्य तापमान होता है सभी पशुओं के लिए वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए वीर्य एकत्रण करने की जो विधि है उसमें हमारी जो पहली विधि है वो है कृत्रिम योनि विधि। देखिए ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में जो कृत्रिम योनि होती है उसे जमीन के साथ 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। देखिए नीचे जो आपको ये चित्र दिख रहा है इसमें ये एक कृत्रिम योनि है जो कि नर घोड़ों के लिए प्रयोग में ली जाती है। फिर इसके बाद में आता है सेकंड विधि इलेक्ट्रा इजाकुलेशन विधि और तीसरी विधि है हमारी मसाज विधि। चलिए पहली स्टेज में हमने जो नर पशु हैं उनके वीर्य को हमने एकत्रित कर लिया। अब हम स्टेज 2 यानी कि चरण सेकंड में हम करेंगे उसके वीर्य का परीक्षण। तो देखिए वीर्य का परीक्षण में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है हमारा टेस्ट बीबीसी परीक्षण, ब्रोमोमिथाइल ब्लू सिस्टेलेज। इसमें हम उनके वीर्य का पीएच, घनत्व, रंग, पीला रंग किसके कारण या गंध, ये सभी जानेंगे। तो देखिए वीर्य का जो सामान्य पीएच होता है वो होता है हमारा 6.7 पीएच। इसी के साथ यदि बात की जाए नर भैंस की, घोड़ा की या सुअर की, तो उनके वीर्य का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय। लेकिन यदि सामान्य पीएच पूछे तो होता है 6.7। इसके बाद हम बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व की, तो ये घनत्व होता है 1.035। अब देखिए जो एक अच्छा वीर्य होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है क्रीमी गाढ़ा। ये जो सबसे अच्छा किस्म का वीर्य होता है वो होता है क्रीमी गाढ़ा। अब देखिए वीर्य का पीला रंग ये किसके कारण होता है, ये होता है राइबोफ्लोविन के कारण।
देखिए दूध का सफेद जो रंग होता है वो होता है हमारा केसीन के कारण, लेकिन यदि दूध का पीला रंग होता है वो होता है हमारा कैरोटीन के कारण। ये तो आपको दोनों याद रखने हैं, सफेद केसीन और पीला कैरोटीन दूध में। लेकिन यदि जब वीर्य के पीलेपन की बात की जाएगी यानी कि उसके पीले रंग की, तो वो होगा राइबोफ्लेविन के कारण। अब देखिए वीर्य में गंध का कारण, तो ये गंध किसके कारण होती है? एमिन्स के कारण। और ये एमिन्स कहां पर होती है? ये जो भी नर पशु होते हैं उनके वृषण में ये होती है, जिसके कारण उनके वीर्य में बदबू या हम कहेंगे गंध आती है। अब देखिए वीर्य परीक्षण का हमारा दूसरा टेस्ट है एमबीआर परीक्षण, मेथिलीन ब्लू रिडक्टेज। इसमें जो भी हमारा वीर्य है उसमें जो शुक्राणु उपस्थित है उनकी संख्या और गतिशीलता का परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए जो शुक्राणु की गतिशीलता है उसको 40% होना आवश्यक है, यानी कि वो गति करे। और उनकी जो यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि वो 40% उनकी गतिशीलता होना आवश्यक है। यदि इससे कम उनकी गतिशीलता होगी तो जो मादा पशु के गर्भित होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। चलिए अब हमने एकत्रण कर लिया, उसका परीक्षण कर लिया, अब हम उसे भंडारण करेंगे। तो देखिए उसका तनुकरण और भंडारण। तो देखिए तनुकरण का मतलब होता है उसे पतला किया जाता है, तो वो किया जाता है साइट्रिक अम्ल के द्वारा। फिर उसके बाद में उसे पतला कर लेने के बाद में उसे किया जाता है भंडारण। तो जो वीर्य का भंडारण किया जाता है मादा पशुओं को गर्भित करने के लिए, तो किया जाता है तरल नाइट्रोजन में, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। और ये किया जाता है कितने डिग्री पर? तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ है नेगेटिव, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर। भंडारण हम देखिए कई तरह से कर सकते हैं। यदि हम कमरे के तापमान पर करेंगे तो जो हमारा वीर्य है वो 4 से 6 घंटे तक ही रह सकेगा गर्मियों के दिनों में। यदि सर्दियों में बात की जाए तो वो हो जाएगा 12 से लेकर 14 घंटे तक। और यदि हम उसे 4 डिग्री सेल्सियस पर भंडारण करेंगे तो 3 से 4 दिनों तक हम उसका भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें लंबे समय तक 10 से 15 साल तक उसका भंडारण करके रखना है तो हमें उसे लिक्विड नाइट्रोजन में और -196 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका भंडारण करना पड़ेगा। अब देखिए भंडारण करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसका नाम है क्रायोजार। अब देखिए कृत्रिम गर्भाधान के चरण में जो हमारा लास्ट कड़ी है वो है हमारा वीर्य का सेचन, यानी कि वीर्य को स्थापित करना मादा पशुओं में। तो देखिए जिसके अंतर्गत जो वीर्य की मात्रा ली जाती है एआई गन में वो ली जाती है 0.5 से 2 ml। ये कुछ पुस्तक में 0.2 से लेकर 2 ml तक भी हो सकता है, कुछ में ये लिखा हुआ है और कुछ में ये लिखा हुआ है, लेकिन लगभग ये डाटा दोनों समान ही है। आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में इतना हम वीर्य की मात्रा ले लेंगे एआई गन में। फिर इसके बाद में आता है विगलन तापक्रम। विगलन तापक्रम का मतलब होता है कि जो हमारा वीर्य होता है वो जमी हुई अवस्था में होता है, क्योंकि उसे -196 डिग्री सेल्सियस पर जमा दिया जाता है। लेकिन जब उसे मादा पशु में स्थापित किया जाता है तो उसे पिघलाया जाता है, उसी को कहा जाता है विगलन। तो उसे पिघलाया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है हमारा 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको पिघलाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका विगलन तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये तो हो गया वीर्य की मात्रा और उसका तापक्रम जब उसे हम स्थापित करेंगे। अब देखिए वीर्य स्थापित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसमें से जो गाय और भैंस में जो प्रचलित विधि है उसका नाम है रेक्टो वेजाइनल विधि। ये आपको चित्र दिख रहा होगा। देखिए जो रेक्टो शब्द है इसका मतलब होता है रेक्टम, यानी कि फुल फॉर्म, और रेक्टम का हिंदी में मतलब होता है मलद्वार। और वेजाइनल का मतलब जो वजाइना, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं योनि, यानी कि योनि और जो मलद्वार होता है उनके द्वारा ही गाय और भैंस को गर्भित किया जाता है। यानी कि देखिए जो ये मनुष्य है इस गाय को गर्भित कर रहा है, इसका एक हाथ तो गाय के मलद्वार के अंदर है और जबकि जो दूसरा हाथ है उस हाथ के द्वारा इसने एआई गन को पकड़ा हुआ है, जो कि मादा पशु की योनि में इसने इस एआई गन को डाल रखा है। तो यानी कि इसमें मलद्वार और ये योनि ये दोनों ही काम में ली जाती हैं। इसके बाद में आता है फिर हमारा भेड़ और बकरियों को गर्भित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसका नाम है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। इसमें देखिए ओनली वेजाइनल यानी कि वेजाइना यानी कि सिर्फ योनि काम में ली जाती है।
तो देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें एक ये यंत्र है स्पेकुलम, इसके द्वारा जो भेड़ और बकरी है उसकी योनि में इसको डाल करके और शुक्राणुओं को अंदर स्थापित कर दिया जाता है ओनली वजाइना के द्वारा, यानी कि योनि के द्वारा। तो भेड़ और बकरियों के लिए गर्भित करने की जो विधि है वो है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। चलिए अब हम बात करेंगे इस कृत्रिम गर्भाधान के लाभ के बारे में। तो जो लाभ है वो देखिए, जो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ है वो है अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल की प्राप्ति करना, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य भी हम कह सकते हैं वो भी हमारा यही है, नस्ल सुधार करना। देखिए ये हमारा यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखिए, कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने हेतु जो नर बछड़ा होता है उसे 18 माह की उम्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। ये आपको जो डाटा है इसको याद रखना है, 18 माह की उम्र में उसे प्रशिक्षित किया जाता है। कृत्रिम रूप से वीर्य पशु से सुबह जल्दी प्राप्त करना चाहिए। सुबह जल्दी क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि पशु है वो, क्योंकि जो नर पशु होता है वो सुबह जल्दी है वो अधिक उत्तेजित अवस्था में होता है, जिसके कारण जो वीर्य की मात्रा है वो भी हमें अधिक प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में कृत्रिम गर्भाधान में पशु ठहरने की संभावना 75% होती है, यानी कि ये पूरी 100% नहीं है कि जो मादा पशु है वो गर्भित ही हो, इसकी जो संभावना है वो 75% होती है। इसके बाद में देखिए हमारे राजस्थान का प्रथम हिमीकृत सीमन बैंक है वो है हमारा बस्सी जयपुर ग्रामीण में। हमारे देखिए राजस्थान में 2 फ्रोजन सीमन बैंक है, जिसमें पहला तो है हमारा बस्सी जयपुर ग्रामीण में और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा जोधपुर ग्रामीण में। आपको दोनों ही याद रखने हैं, जोधपुर ग्रामीण में। चलिए इसी के बाद योनि से चिपचिपा व पारदर्शी स्त्राव निकलना पशु के हीट में आने का मुख्य लक्षण है, यानी कि ताव में आने का कह सकते हैं, हीट में आने का या मध्यकाल में आने का जो प्रमुख लक्षण है वो यही है, योनि स्त्राव। इसी के बाद में कृत्रिम गर्भाधान के पश्चात यदि पशु गर्भित होता है तो उसमें मध चक्कर बंद हो जाते हैं। जो मध चक्कर आते हैं पशुओं में, यानी कि जो गाय भैंस और जो बकरी है इनमें 21 दिनों का मध चक्कर होता है, और जबकि जो भेड़ है उसमें होता है 16.5 दिनों का मध चक्कर। तो ये मध चक्कर बंद हो जाता है। और यदि इसकी ऑथेंटिक पुष्टि की जाए तो वो की जाती है 60 से 90 दिनों के बाद में, और उसके बाद में जो विधि है वो हमारी है विधि रेक्टम पाल्पेशन विधि। इस विधि के द्वारा जो मादा पशु है उसके गर्भित होने की पुष्टि की जाती है 60 से 90 दिनों के बाद में। देखिए इसमें सिर्फ ये रेक्टम लिखा हुआ है, यानी कि हम यदि जो मादा पशु है उसके गर्भित होने की जांच करेंगे तो सिर्फ रेक्टम यानी कि मलद्वार ही काम में आएगा, यानी कि उसके मलद्वार में हाथ को डाल करके उसके गर्भाशय को छुआ जाता है। यदि वहां पर किसी वस्तु का आभास होता है तो ये समझ लिया जाता है कि जो मादा पशु है वो ज्ञाबिन है। चलिए ये यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान में विगलन का तापक्रम होता है। तो देखिए ऑप्शंस 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये इस क्विक रीजन में पढ़ा था कि जो विगलन के समय तापक्रम होता है वो होता है वीर्य का 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम गर्भाधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पर देखिए कृत्रिम गर्भाधान की एक लाइन में परिभाषा पूछी गई है। तो ऑप्शंस देखिए, एक भ्रूण को गर्भाशय में हस्तांतरित करना, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात तो हमने वीर्य की थी, भ्रूण की ही नहीं। उसके बाद में एक परखनली में अंडे का निषेचन, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंडे का निषेचन तो हम कर रहे हैं लेकिन परखनली में नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मादा के गर्भाशय या ग्रीवा में। उसी के बाद में चुनिंदा रूप से स्वस्थ पशुओं का प्रजनन, ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, शुक्राणुओं को लेना और गर्भाशय में सीधा स्थापित करना, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हम जो वीर्य है उसको लेंगे और जो मादा के गर्भाशय या ग्रीवा में सीधा स्थापित कर देंगे। यही कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी और सुस्पष्ट परिभाषा है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन 3, निम्न में से ताव में आने का मुख्य लक्षण है। ताव में आने का मतलब हीट में आना या हम कहें कि मध्यकाल में आना,
उसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है। ऑप्शंस देखिए, खाना पीना बंद करना, श्वसन दर बढ़ना, योनि स्त्राव होना और ऑप्शन डी अरुचि होना। तो देखिए इसमें मुख्य लक्षण पूछा गया है यानी कि मेन लक्षण, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी योनि स्त्राव होना। यदि हमारा ऑप्शन डी की जगह होता उपरोक्त सभी तो हम ये सभी कर सकते थे यानी कि डी आंसर हो जाता उपरोक्त सभी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि देखिए खाना पीना बंद करना, श्वसन दर बढ़ना या अरुचि होना ये पशु के बीमार होने के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ मुख्य लक्षण है वो है हमारा योनि स्त्राव होना, जो पारदर्शी व चिपचिपा पदार्थ निकलता है उनके ताव में आने के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। ऑप्शंस देखिए, बिल्ली, बकरी, कुतिया या फिर ऑप्शन डी भैंस। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम की बात हो रही है, चाहे वो विश्व में हो या कहीं पे भी हो, तो वो किया गया था कुतिया में किया गया था। या आपने पढ़ा होगा कि कुतिया में किया गया था और उस देश का नाम था इटली में। ये आपको पहले ही हमने ऊपर क्विक रिवीजन में पढ़ा दिया है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 की, वीर्य भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान का माध्यम है। क्वेश्चन 5, वीर्य भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान का माध्यम है। ऑप्शंस देखिए, -185 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, -235 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी -125 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बताया था कि वीर्य भंडारण के लिए जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस और इसे जो तरल नाइट्रोजन है उसमें इसे भंडारित किया जाता है, यानी कि इसके आगे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं LN2 लिक्विड नाइट्रोजन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की मुख्य विधि है। ये पूछा है गाय और भैंस में। ऑप्शंस देखिए, वेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल, एनल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो गाय और भैंस में है इनमें रेक्टम और वजाइना दोनों को ही प्रयोग में लेकर गर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टोवेजाइनल विधि। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 7 की, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान वीर्य की मात्रा का सेचन किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, 2 से 5 ml, 1 से 2 ml, 15 से 20 ml, 0.2 से 2 ml। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.2 से 2 ml, क्योंकि लगभग 0.5 से 2 ml के लगभग एक यही ऑप्शन है जो कि उससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन 8, निम्न में से कृत्रिम गर्भाधान का लाभ नहीं है। ऑप्शंस देखिए, उच्च दुग्ध उत्पादन, स्वस्थ पशु, महंगी विधि, सुविधाजनक विधि। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महंगी विधि, यानी कि ये इसका लाभ नहीं है। बाकी यदि हम नस्ल सुधार करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है वो भी हमारा बढ़ेगा, स्वस्थ पशु भी हमें प्राप्त होंगे और ये सबसे अच्छी यानी कि सुविधाजनक विधि भी है। तो जो लाभ नहीं है वो है महंगी विधि, क्योंकि ये कम खर्चीली विधि है, महंगी नहीं है। क्वेश्चन 9, कृत्रिम गर्भाधान साधारणतया सर्वाधिक किया जाता है, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान है वो साधारणतः किस पशु में सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, घोड़ी में, ऊंटनी में, गाय भैंस में, भेड़ बकरी में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान सबसे अधिक किया जाता है। क्योंकि देखिए जो नर भेड़ होता है या जो नर बकरी जिसे बकरा कहते हैं, इनको इनके समूह में रखना पशुपालक के लिए थोड़ा आसान होता है, जबकि जो गाय और भैंस को रखते हैं उन पशुपालक के लिए एक नर भैंस को रखना या एक नर सांड को रखना सिर्फ गर्भाधान के लिए, तो वो उनके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है और इनकी संख्या भी सर्वाधिक होती है, यानी कि लगभग हर घरों में गाय और भैंस मिल ही जाती हैं। उसके बाद घोड़ी भी हर घर में नहीं मिलती है लगभग, और ऊंटनी भी नहीं मिलती है, या भेड़ और बकरी भी कुछ घरों में होती हैं और कुछ में नहीं होती है। लेकिन दूध के लिए हमारे इस भारत यानी कि जो कृषि प्रधान देश है, इसमें गाय और भैंस इन दोनों में से एक ना एक सभी घरों में जरूर मिलती हैं। तो जो सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है वो किया जाता है गाय और भैंस में ही। चलिए क्वेश्चन 10, वेजाइनल स्पेकुलम विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, गाय भैंस, ऊंटनी, बकरी,
घोड़ी। देखिए यहाँ पर विधि का नाम लिखा हुआ है वेजाइनल स्पेकुलम, जिसकी हमने पहले बात की थी। तो वो किया जाता है सबसे अधिक भेड़ और बकरी में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन एक ही है बकरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। सामान्य वीर्य का पीएच मान होता है। ऑप्शंस देखिए 6.7 से 6.9, 4.2 से 4.8, 3.8 से लेकर 4.5 और 6.9 से लेकर 8 तक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.7 से लेकर 6.9 तक। यदि एक एग्जैक्ट पूछे वैल्यू तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 6.7। चलिए क्वेश्चन 12, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करने की विधि है। ऑप्शंस देखिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ऑप्शन डी किसी भी उम्र पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष पर। ये एक निर्देशित डाटा है कि जब भी किसी पशु को कृत्रिम रूप से गर्भित किया जाएगा तो उसकी जो उम्र है वो 3 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, कृत्रिम गर्भाधान विधि में सहायक उपकरण नहीं है। देखिए इस विधि में जो उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं उनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन में दे रखा है वो उपकरण काम में नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले क्रायोजार, ये भी उपकरण है हमारा, क्योंकि इस क्रायोजार में ही वीर्य का भंडारण किया जाता है। फिर उसके बाद में आती है एआई गन। ये एआई गन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा ही वीर्य को गर्भाशय में सेचित किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है सिरिंज। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिरिंज, क्योंकि सिरिंज यानी कि जो सुई होती है उसका कृत्रिम गर्भाधान में कोई प्रयोग में नहीं आती है। इसके बाद में है सीमन स्ट्रा। ये जो सीमन और स्ट्रा है, यानी कि स्ट्रा या को हिंदी में कहते हैं नली, और सीमन को वीर्य, यानी कि जिस नली में वीर्य को भरा जाता है उसे कहा जाता है सीमन स्ट्रा। और इस सीमन स्ट्रा में जो वीर्य की मात्रा भरी जाती है वो भरी जाती है 0.25 ml। ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों तो प्रयोग में आते हैं, जबकि ऑप्शन सी हमारा सिरिंज, जो कि इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है, इसका प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान में नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 14, कृत्रिम गर्भाधान विधि में वीर्य सेचन का उपयुक्त समय है। ऑप्शंस देखिए, ताव में आते ही, यानी कि जैसे ही उसका मध्यकाल प्रारंभ होता है तभी उसे गर्भित किया जाना चाहिए। या ऑप्शन बी, ताव में आने के 12 से 24 घंटे बाद। ऑप्शन सी, ताव में आने के 2 दिन बाद। या ऑप्शन डी, किसी भी समय। तो देखिए जब भी जो पशु है वो मध्यकाल में आए उसके 12 से 24 घंटे के बाद उसे गर्भित करना सबसे उपयुक्त समय होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि जो पशु होता है उसके ताव में आने के या हीट में आने के लक्षण हमें शाम के समय दिखाई दें तो उसे शाम के समय भी गर्भित करवाएं, और फिर रात गुजर जाने के बाद उसे वापस फिर सुबह भी गर्भित करवाना चाहिए, जिसके कारण जो पशु के गर्भित होने की जो संभावना है वो लगभग 100% होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया। ऑप्शंस देखिए 1940, 1919, 1939 या 1948। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1939 में किया गया था, और ये किया गया था गायों के ऊपर, जिसकी हमने पहले बात कर ली है क्विक रिवीजन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हमारे देश में कृत्रिम गर्भाधान किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऑप्शंस देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए जो ये पंचवर्षीय योजना थी ये हमारी थी पहली, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। और यदि इसका आंसर सन में पूछे तो हो जाएगा 1952। ये योजना तो 51 से 56 थी, लेकिन इसे अपनाया गया था 1952 में, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, गाय में मध्य चक्कर अवधि होती है। मध्य चक्कर यानी कि जब ताव में आती है तो कितने समय के बाद में दोबारा से ताव में आती है। 15 दिन, 16.5 दिन, 21 दिन, 24 दिन। तो देखिए मैंने पहले बताया था आपको, गाय, भैंस और बकरी, इन तीनों का जो मध्य चक्कर होता है वो सेम होता है, यानी कि 21 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 दिन। और यदि हमारी भेड़ की बात की जाए, भेड़ पशु की, तो उसका जो मध्यकाल होता है वो होता है 16.5 दिन, जो कि इस ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18,
पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, तरल नाइट्रोजन में, शुष्क बर्फ में, तरल ऑक्सीजन में, या ऑप्शन डी तरल अमोनिया में। तो हमने देखिए पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो -196 डिग्री सेल्सियस पर इसे भंडारित किया जाता है और वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? ऑप्शंस देखिए, डॉक्टर हरिमोहन, ऑप्शन बी लेजारो स्पेलेंजानी, ऑप्शन सी डॉक्टर संपत कुमार, और ऑप्शन डी डॉक्टर पी भट्टाचार्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर संपत कुमार ने, और ये पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 1939 में इन्होंने गाय के ऊपर ये परीक्षण किया था कृत्रिम गर्भाधान का। चलिए उसके बाद में हमारा इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है 20, पशु के गर्भ धारण के पश्चात गर्भित होने की पुष्टि की जाती है? तो ये की जाती है, ऑप्शंस देखिए, 30 से 60 दिन पश्चात, 60 से 90 दिन पश्चात, ऑप्शन सी 90 से 120 दिन पश्चात, और ऑप्शन डी किसी भी समय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 से 90 दिन पश्चात। और इसकी जो विधि हमने बताई थी वो थी रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर इस कृत्रिम गर्भाधान टॉपिक का क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।